हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 3 अप्रैल 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पी और क्यू का कार्य क्षमता का अनुपात निकालना होगा। तो यहाँ से सिंपल सा है, पी 6 घंटे काम करते हैं तो इसको लगते हैं 10 दिन, और इधर क्यू 10 घंटे काम करते हैं तो इसको लगते हैं कितने, 9 दिन। तो इन दोनों का टोटल वर्क बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से पी और क्यू का जो है रेशियो निकल जाएगा। 10 से 10 को काट देंगे, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। तो पी बट्टा क्यू यहाँ से कितना आएगा, 3/2। ठीक है, 2 को इस तरफ ले आएंगे। अब यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, किसी भी स्टेटमेंट से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालिए, पी का कार्य क्षमता 3 है, 3 गुना ये 6 घंटे काम करते हैं 10 दिन तक, तो 6 गुना 10 कर देंगे। ये हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ आगे कह रहा है कि यदि पी और क्यू दोनों साथ में मिलकर काम करता है 6 घंटे तक तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, पी और क्यू 1 घंटा में कितना काम करेगा दोनों मिलकर, 3 + 2 5 यूनिट। ठीक है, लेकिन ये 6 घंटा तक काम करते हैं तो कितना काम होगा, 6 गुना 5 यानी कि 30 यूनिट काम होगा एक दिन में। तो इस काम को 30 यूनिट के दर से करने में कितना टाइम लगेगा, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो दिन में निकल जाएगा। 10 से कटा देंगे 3 बार में, 3 से 2 बार में। ठीक है, तो 3 दूना 6 दिन इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा लाइट हाउस है। इसमें एक जहाज जो है यहाँ पर है और दूसरी जहाज यहाँ पर है। ठीक है, और ये है हमारा नदी। तो लाइट हाउस के शीर्ष से जब इस जहाज को देखेंगे तो इस तरह से नज़र मिलेगा। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये कह रहा है कितना है, यह है 30 डिग्री का। ठीक है, और दूसरी जहाज को मिला देते हैं इसके शीर्ष से इस तरह से, तो ये जो एंगल बन रहा है ये है 45 डिग्री का। और लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखा है 90 मीटर। देखिए यहाँ रेशियो लगाइए, यहाँ 30 है तो 30 के सामने 1 यूनिट होता है, तो ये कोण कितना होगा, ये 30 है तो ये बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये 90 डिग्री है दोनों तरफ। तो 30 के सामने 1 तो 60 के सामने कितना, √3। अब इसमें आइए इस ट्रायंगल में, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब 45 के सामने 1 है तो इधर भी 45 के सामने 1 यूनिट ही होगा। तो दोनों बोट, मान लीजिए ये पहला बोट है हमारा और ये दूसरा बोट है, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि √3 + 1। अब देखिए लाइट हाउस का ऊंचाई दे रखा है 90 मीटर, यानी कि ये है 90 मीटर का, जबकि रेशियो में देखें तो 1 यूनिट का वैल्यू है 90 मीटर और निकालना हमको √3 + 1 यूनिट का। तो इसमें सीधा सीधा 90 से गुना कर देंगे तो उतना वैल्यू निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, ए बी एक अर्धवृत्त का व्यास है। सी रेखा ए बी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि ए सी 6 सेंटीमीटर है। डी अर्धवृत्त पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि सी डी ए बी पर लंब है और सी डी 9 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक अर्धवृत्त हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और यहीं पर सवाल सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, और इसको मिला दीजिए तो ये हो गया अर्धवृत्त का व्यास जिसका नाम दे रखा है ए बी। तो ये पॉइंट हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, और ये हमारा हो गया केंद्र। अब देखिए कह रहा है सी ए बी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि, और डी अर्धवृत्त पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जिसके कारण सी डी जो है बी पर लंब है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं जो है सी पॉइंट है और इस तरह से इसको मिला दीजिए, लंब एक खींच दीजिए तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि डी पॉइंट से सी को मिलाएंगे तो ये लंब बन जाएगा। और दे रखा है ए सी 6 सेंटीमीटर यानी ये 6 है, और डी सी दे रखा है 9 सेंटीमीटर, 9 है। ठीक है, अब देखिए निकालना है ए बी, तो इसको हम लोग मिलाएंगे डी से बी को और डी से ए को, तो ये एक ट्रायंगल बन गया अर्धवृत्त का, जिसमें ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में जब हम लोग कोई त्रिभुज बनाते हैं तो परिधि से लगा कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब वैल्यू निकालना हमें ए बी का, तो कैसे निकलेगा, और ये छोटा वाला त्रिभुज का 2 भुजा हमें प्राप्त है, तो तीसरा भुजा भी हम इसका प्राप्त कर सकते हैं पाइथागोरस से, तो कितना हो जाएगा,
देखिए यहाँ 9 है, 6 है, तो 9 मतलब क्या 3 गुना 3, 6 मतलब क्या 3 गुना 2। तो 3 तो दोनों में कॉमन है ही, तो तीसरा में 3 आएगा ही। पाइथागोरस सिर्फ हम 3 और 2 पर लगाएंगे, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी 3 रूट 13 जो है ये इसका वैल्यू आएगा। त्रिभुज ए डी सी का ये कर्ण 3 रूट 13। ठीक है, अब छोटा में और बड़ा में क्या लगा देंगे, सिमिलैरिटी। कैसे निकल लगाएंगे, देखिए आपको यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर ये वाला कोण देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए डी बी में कॉमन है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा है। तो छोटा वाला त्रिभुज का अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा। और बड़ा वाला में देखिए कि ये 90 है और ये थीटा है, तो ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर लगाइए सिमिलरिटी, तो देखेंगे 90 के सामने कितना है, यहाँ पर छोटा वाला का पहले वैल्यू उठा रहे हैं, 90 के सामने 3 रूट 13 है। ठीक है, 3 रूट 13। और बड़ा वाला में 90 के सामने देखिए क्या है, ए बी है, इसी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी दे देते हैं बराबर। अब छोटा वाला का लेंगे, क्योंकि पहले हम लोग छोटा वाला का ले रहे हैं, तो छोटा वाला में देखिए कौन सा वैल्यू प्राप्त है, इसका भी प्राप्त है, इसका भी प्राप्त है। लेकिन बड़ा वाला को भी आपको देखना पड़ेगा कि बड़ा वाला में देखिए 90 माइनस थीटा के सामने वाला भुजा प्राप्त है, जबकि थीटा वाला के सामने वाला भुजा प्राप्त नहीं है। तो हम लोग ये वाला लेंगे, 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, 6 है, तो 6 लेंगे। और बड़ा वाला ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, 3 रूट 13, तो यहाँ पर 3 रूट 13 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ए बी का वैल्यू निकालना, तो 3 से इसको कटा दीजिए 2 बार में, अब नहीं कट रहा है, तो ए बी का वैल्यू कितना होगा, देखिए ए बी बराबर हो जाएगा आपको, ये दोनों गुना करिए, यानी कि 3 गुना 13 39 और बटा 2 डिवाइड करेंगे 19.5 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात यहाँ दे रखा है, जिनकी कुल धनराशि इतना रुपया है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिक्कों का जो रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 9, 5 और 6। और यहाँ 50 पैसा दे रखा है, तो 50 पैसा में अगर ले रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ रुपया को आपको 100 से गुना करके पैसा में बदल के लेना है। ठीक है, तो हम पैसा में ही ले रहे हैं, तो ये 50 पैसा है। ठीक है, पी कर देते हैं, ये 25 पैसा का है और ये तीसरा जो है 10 पैसे का है। अगर यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालें तो कितना पैसा आएगा, देखिए 9 पचे 45, यानी 450 पैसा इधर हो रहा है, 25 पंचे 125 पैसा इधर हो रहा है, और 10 छः के 60 पैसा इधर हो रहा है। तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 4 एक 575 और ये 25 600 और 35, यानी कि 635 हो रहा है पैसा में। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू है पैसा में कितना हो जाएगा, 317.5 गुना 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 31,750 पैसा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इतना का वैल्यू ये है, तो ये कितना गुना है, 6 से 5 बार में, और 35 पंचे 175, यानी सीधा सीधा ये 50 गुना है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा वाला कितना सिक्का है यहाँ पर, 5 सिक्का, तो 5 से यहाँ पर कितना गुना कर देंगे, 50 गुना, तो 50 गुना 5 250 सिक्का जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं, जहाँ ए बी 6, सी डी 8 सेंटीमीटर है और ए बी समांतर सी डी है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी के आंतरिक भाग में स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक वृत्त हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा, और वृत्त का ये क्या है, केंद्र है। अब देखिए दो जीवा है ए बी सी डी, तो हम लोग कैसे पता करें कि दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ है या फिर दोनों अलग अलग है, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ है। तो यहाँ से पता चलेगा दोनों कह रहा है चतुर्भुज के आंतरिक भाग में स्थित है, तो एक जीवा हो जाएगा केंद्र के इस तरफ जिसका नाम है ए बी, और दूसरी जीवा इसके अपोजिट साइड, यानी कि ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, सी डी केंद्र के ज़्यादा नज़दीक होगा क्योंकि सी डी की लंबाई ज़्यादा दे रखा है, और यहाँ कह रहा है कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो गया 7, और ए बी का लंबाई 6 दे रखा है, सी डी दे रखा है 8, और ये जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यहाँ पर कह रहा है। अब निकालना हमें वृत्त की त्रिज्या, तो कैसे निकलेगा, देखिए केंद्र से बी को अगर मिला दे तो यही तो वृत्त का त्रिज्या है, और केंद्र से सी डी को मिला दे ये भी वृत्त का त्रिज्या ही है। अब यहाँ पर देखिए पूरा जीवा 6 है, तो यहाँ से लेके बी तक यानी आधा इसका कितना होगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये पॉइंट से डी तक कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 3 गया, यहाँ 4 है, और ये कितना होता है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों समांतर है। तो 3 4 5 का यहाँ पर ट्रिपलेट यूज किया गया, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट यूज करेंगे हम लोग। देखिए 3 है,
और ये पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, और यहाँ 4 है, ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों बराबर है। तो ये क्या है, ये त्रिभुज का ये कर्ण है और ये जो है ये त्रिभुज का कर्ण है। तो इसको हम लोग 5 लेंगे यहाँ से बड़ी, यानी कि ये अगर 5 मान लें तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ 5 है, 4 है, तो ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और 4 + 3 7 यहाँ पर हो भी रहा है, यानी कि बिल्कुल ये सही है। इसका मतलब वृत्त का त्रिज्या यही है 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये 0.12 के कितने % के बराबर है, तो निकाल लेते हैं। 0.002 दे रखा है और नीचे दे रखा है 0.12। इस पर इसका परसेंटेज निकालना है, तो गुना 100% हम लोग कर देंगे। तो देखिए यहाँ आप यहाँ पर पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 नंबर है। और 2 से 12 को कटा दीजिए 6 बार में, और 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए। 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, तो 5/3 इसका वैल्यू आया है। इतना % जो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ इकाई अंक क्या बन रहा है, 8 × 8 64, यानी 4 बन रहा है। तो 2 ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन हटा दीजिए। और ये 1498 क्या है, 7 का मल्टीपल है। 7 दूना 14, 7 से 14 बार में 98। तो ऑप्शन देखेंगे कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 तिया 21, 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, बचा 5, 7 × 7 = 49, 7 दूना 14। ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि x और y का वैल्यू दे रखा है तो इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए दोनों में सेम ही चीज़ है, बस साइन का यहाँ पर अंतर है। तो आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए, उसके बाद भी फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे देखते, 3 + √5 है x का वैल्यू, तो यहाँ रख दिए। उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। उसी तरह y का वैल्यू है 3 - √5, दोनों में सेम चीज़ है, तब जाके यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। तो ये क्या है, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो दोनों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 × a² + b² होता है, ठीक है। तो a हमारा हो गया 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, + √5 का स्क्वायर 5। तो 9 × 5 = 14, 2 × 28 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × a² + b², ठीक है। और दोनों में अगर यहाँ माइनस रहे तो हो जाता है क्या, 4ab। आप दोनों चीज़ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दो वर्गों के परिमाप 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, ठीक है। देखिए ये दोनों वर्गों का परिमाप दे रखा है। अगर परिमाप को हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो दोनों वर्ग का भुजा प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला का कटाएंगे तो 12 आएगा, दूसरा का कितना आएगा, 4 से कटाएंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है इनके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाले तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और दूसरा वाला का 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कितना आएगा, अगर ये घटाएंगे तो आपको मिलेगा 81। ये जो 81 है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये तीसरा वर्ग मान लेते हैं कैपिटल में A, इसका स्क्वायर, ये क्षेत्रफल बराबर 81, तो इसका जो भुजा आएगा यानी A वो कितना आएगा, 9 आएगा। अब चाहिए इसका परिमाप, तो परिमाप मतलब क्या, 4 गुना भुजा। 4 भुजा निकाल चुके हैं 9, तो 4 9 36 सेंटीमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती है, उनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है जो 20% हानि पर बेची गई। प्रभावी प्रतिशत लाभ या हानि लगभग कितनी है, ठीक है। देखिए पहले आपको दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पहला वस्तु का क्रय मूल्य x है, ठीक है, और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, y है। अब क्या कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु यानी पहला वस्तु 20% के लाभ पर बेची जा रही है। 20% के लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो इसका मतलब क्या, वस्तु 120% में बिकेगी, ठीक है। तो x का 120% ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और ये जो सेलिंग प्राइस है y के बराबर है, यानी y जो है दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य इसके बराबर है, तो बराबर कर दिए। तो यहाँ पर x और y को इस तरफ ले आएंगे, और ये जो है 120% को आप लिख सकते हैं 100 ऊपर चला जाएगा परसेंट के लिए, और 120 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये रहने दीजिए। अब आगे जो कह रहा है वो करेंगे। ये दोनों का क्या निकला है, क्रय मूल्य का अनुपात। अब उनमें से पहला वस्तु को इन्होंने 20% के लाभ पर बेचा, तो 100 का 20% 20 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट है, और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचेगी, तो दूसरा वस्तु पर कितना का नुकसान होगा, 120 का 20% यानी कि 24 रुपया का यहाँ पर नुकसान है, ठीक है, माइनस में लिख दिए।
अब प्रभावी प्रतिशत लाभ पूछा रहा है, तो हम लोग भी प्रभावी यहाँ पर जो है निकालेंगे, प्रॉफिट है या लॉस है। देखिए 20 का प्रॉफिट है, 24 का नुकसान है, तो कितना कुल मिला के हुआ माइनस का 4, यानी कि कुल मिला के इसको 4 रुपया का नुकसान हो रहा है। ठीक है। अब प्रभावी दर निकालने के लिए आपको ये 4 रुपया का नुकसान उठाना पड़ेगा और इसका परसेंटेज निकालना होगा टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 और 120, कुल मिला के 220 पर गुना 100% करेंगे, यही हमारा प्रभावी दर निकलेगा। ठीक है, तो कटा देते हैं इसको। ये कट रहा है 4 से 5 बार में, फिर 4 से 5 बार में 55, 5 से 11, 5 से 20, यानी 20/11 हो रहा है। डिवाइड करेंगे, 11 का 11 जाएगा, उसके बाद आपको बचेगा कितना 9, 11 8 88 जाएगा, यानी 1.8% के अप्रॉक्स में जो है इसका आंसर होगा हानि में। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आया। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसका HCF निकालना, तो ऑप्शन से उठाइए कि कौन सा नंबर जो है इसको पूर्णांक में काट रहा है। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर है ये पूर्णांक, इसका भागफल नहीं आएगा। ठीक है, सीधा समझिए, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर 0.7 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। ठीक है, तो ये पूर्णांक आ रहा है, इधर भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये जो है बहुत छोटा है इससे। तो HCF कौन होता है कि सबसे जो है कॉमन फैक्टर वो हाईएस्ट होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और 70 तो बड़ा ही है, इससे तो कटने वाला है नहीं, तो इस तरह से इसको भी छांट सकते हैं आप। आगे बढ़ते, यदि ये दे रखा तो इसका कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऊपर गुना हो जाएगा 11 माइनस 3√5 से, और इसी से गुना होगा नीचे भी 11 माइनस 3√5 से। ठीक है, तो ऊपर तो गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फंडा काम नहीं करेगा, तो गुना करिए, 11 से 77 हो जाएगा। उसके बाद 7 गुना माइनस 3√5 कितना होगा, 7 या 21, यानी माइनस का 21√5 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस में कितना, 11 दूना 22√5। उसके बाद लास्ट में होगा माइनस प्लस माइनस, और 2 तिया 6 पंचे 30। ठीक है, ये गुना करने तो आपको आता ही होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी, और ये बन गया a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3√5 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9 पचे 45, और ये बराबर दे रखा हमारा a प्लस b√5 के, तो बराबर कर दिए। अब यहाँ कैलकुलेट करिए, ये कितना हो रहा है, 77 में 30 माइनस कर दीजिए, तो बचेगा आपको 47। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्लस में √5 मिलेगा, और नीचे मिल जाएगा आपको 121 में 45 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 55, 1 56, 20 76। ठीक है, बराबर है a प्लस b√5। अब देखिए इसको आप सेपरेट कर लीजिए, ये एक बार इसको अलग कर लीजिए इस तरह से, और एक बार इस तरह से इसको अलग कर लेंगे। तो पहला हो जाएगा 47/76, दूसरा हो जाएगा √5/76, बराबर है a प्लस b√5। तो √5 वाला का जो है उसको उसके साथ लगा दीजिए, तो b का वैल्यू हमारा √5 के अलावा जो यहाँ पर है वो हो जाएगा, और a का वैल्यू ये हो जाएगा। तो a हमारा देखिए कितना हो रहा है, 47/36, ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। दूसरा b का वैल्यू कितना होगा, √5 अगर हटा दे तो 1/76 इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। देखिए 759, 253 दोनों में सेम चीज़ है, अगर ये a है तो ये b है, अगर ये a है तो ये भी b है। तो ऊपर बन रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पिछले सवाल में ही हम बताए हैं। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है, a गुना a और इधर b गुना b, यानी a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा, 2 इसका जो है आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला 2। आगे बढ़ते हैं, एक बेलनाकार टंकी की धारिता इतना लीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऊंचाई दे रखा मीटर में और धारिता दे रखा लीटर में, तो ये गलत है। तो धारिता को हम लोग को मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। हम लोग क्या जानते हैं कि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, और यहाँ इतना लीटर है तो कितना हो जाएगा, 38,500 लीटर है, तो ये हो जाएगा आपको 38.5 मीटर क्यूब, ये इसका जो है आयतन है। अब यहाँ क्या है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू लेंगे 22/7, आर निकालना है तो आर का स्क्वायर कर देते हैं, एच दे रखा है 4 मीटर, 4 लगा देंगे, बराबर 38.5, जो कि हम लोग निकाले थे। ठीक है, अब कटाइए, ये 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से 3 5, यानी कि 3.5 बार में कटेगा। अब यहाँ पर नहीं कटने वाला है, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35
यानी 3.5 गुना 7 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा के जीरो लगा दीजिए। 5 से 7 बार में, 5 से 16 बार में, तो ऊपर 7 7 बन रहा है, नीचे 16 बन रहा है, तो आर का वैल्यू आ जाएगा। दोनों में से एक साथ ले लीजिए, इधर 16 का वर्गमूल 4 ले लीजिए। ठीक है, 7/4 आर का वैल्यू आया है। तो पूछ रहा हमसे व्यास, तो व्यास क्या होगा, इसका 2 गुना होगा। 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 बार में कटेंगे, 7/2 यानी कि 3.5 जो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर आधार व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की शंक्वाकार आकृति वाली छोटी बोतलों में भरा जाना है। कटोरी को पूर्णतः खाली करने के लिए ऐसे कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब भी ऐसे पूछे सवाल में कि कितने बोतलों की या फिर कितने कटोरों की आवश्यकता होगी, इसमें हम लोग बड़ा वाला आयतन ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे छोटा वाला आयतन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या है, अर्धगोलाकार, ये बड़ा वाला है। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाए आर का क्यूब। तो आर हमारा कितना है यहाँ पर 12, तो 12 का क्यूब यानी 12 गुना 12 गुना 12 कर दीजिए। और नीचे दे दीजिए ये जो बोतल है जिसमें ये भर आ जाना है। तो बोतल कैसा है, शंक्वाकार है, तो शंकु का आयतन नीचे दीजिए 1/3 पाए इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा, देखिए 3 सेंटीमीटर ये व्यास दे रखा है, तो आर हो जाएगा इसका आधा यानी कि 3/2। तो आर का स्क्वायर कर दिया इंटू एच कितना है 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे। ये जो है ये बोतलों की संख्या निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये 2 दूना 4 से ये 4 को काट दीजिए, 3 से ये 3 को काट दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से पाई को काट सकते हैं, 3 से इसको काट सकते हैं 4 बार में, और ये फिर 3 बच गया, ये 3 से इसको काट सकते हैं 4 बार में। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं कटने वाला, गुना करिए। 4 चौके 16 दूना 32 गुना 12। ठीक है, 32 गुना 12 कितना होगा, 64 का 4 बचा 6, 32 से 38, 384। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। 900 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो 900 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए आपको पकड़ना है, यहाँ पर 3% का यहाँ पर वृद्धि हुआ है, तो कितना वृद्धि होगा ब्याज में, समय है 4 वर्ष का, तो 4 या 12% का वृद्धि होगा, तो कुल वृद्धि कितना होगा, 900 रुपया धनराशि है, 900 का 3 चौके 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटा दीजिए, 12 नमा 108 रुपया और बढ़ जाएगा। पहले से जो ब्याज है 1134, उसमें आप 108 रुपया और जोड़ दीजिए, तो कुल मिला के कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 1242। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। दो संख्याओं को एलसीएम 315 एचसीएफ 21 है, संख्याओं का अंतर 42 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये जो एचसीएफ है इसके मल्टीपल में नंबर मानते हैं, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा 21x, दूसरा नंबर हो जाएगा 21y। अब यहाँ एलसीएम है 315, अगर यहाँ पर एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 21xy, जो कि है 315 के बराबर कर देंगे। 21 से कटाएंगे, 1 15 बार में ये कट गया। ठीक है, एक्स वाई कितना आ गया 15। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, संख्याओं का अंतर 42 है। अगर यहाँ पर आप अंतर लीजिएगा तो 21 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस वाई अंदर में, जो कि है 42। 21 से कटा दीजिए 2 बार में, यानी x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 2, एक्स वाई का निकाल चुके हैं 15। अब चाहिए संख्याओं का योग, यानी इन दोनों का योग जब करिएगा तो कितना होगा, 21 तो कॉमन ही आएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस वाई, यानी इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो x प्लस वाई का अगर वैल्यू निकालना है तो इसका निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई का यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy। ठीक है, तो x माइनस वाई है कितना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई का वैल्यू 15 है, तो 15 चौके 60 इसका वैल्यू हो जाएगा, कुल मिला के 60 4 64। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए, तो 21 गुना 8 168 जो है इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते। ए बी और सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इसको 16 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया, जिसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी और सी ने एक साथ अगले 9 दिन तक कार्य किया, कार्य जारी रखा, और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य 6 दिन में पूरा किया। यदि सी अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे, सी जो है अकेले 24 दिन में पूरा कर सकते हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ से इन सबका इफिशियंसी निकालेंगे, दोनों का एलसीएम 48 हो जाएगा, 16 तिया 48, 24 दूना 48।
तो देखिए सी का एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी प्लस सी का 3 है। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, तीनों ने 2 दिन तक काम किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक काम करेगा तो कितना काम होगा, 3 गुना 2 यानी कि 6 यूनिट काम होगा। ठीक है, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, ए ने कार्य छोड़ दिया तो बी और सी ने जारी रखा कितने दिनों तक, 9 दिनों तक। तो बी का तो एफिशिएंसी पता नहीं है, तो बी को हम लोग बी लिख देंगे, और सी का एफिशिएंसी पता है कितना है, 2 है, यानी बी प्लस सी ने 9 दिन तक काम किया तो इतना काम होगा। उसके बाद देखिए फिर बी ने कार्य छोड़ दिया तो बी हट गया, बचा कौन, सी ने 6 दिन तक काम किया लास्ट में और वो काम पूरा हो गया। तो सी 6 दिन में कितना काम करेगा, सी का एफिशिएंसी निकला हुआ है 2 यूनिट, तो 6 दिन में 6 दूना 12 यूनिट काम होगा। इन सबको जोड़ने के बाद टोटल काम यानी 48 होना चाहिए, तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से 6 प्लस 12 18 को इस तरफ भेज दीजिए और यहाँ पर गुना कर दीजिए, 9 गुना भी 9 भी हो जाएगा, प्लस का 18, और बराबर इधर 48 में ये वाला 12 से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आएगा, ये 18 घटा दीजिए, पहले 12 आ जाएगा, उसके बाद 9 को इस तरफ लाइए, 9 नीचे आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो ये आ गया कितना, 4/3 बी का एफिशिएंसी। यहाँ लिख देते हैं बी बराबर 4/3। अब पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी का जो टाइम होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा टोटल वर्क 48, उसको बी के एफिशिएंसी यानी 4/3 से डिवाइड करेंगे, तो 4 तो नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से कटाएंगे 12, 12 तिया 36 दिन जो है इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना की। ठीक है, सक्सेसिव लगा देंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20/100%। ठीक है, इतना चेंज होगा, तो ये हो गया 40, और यहाँ से दोनों जीरो हटा दीजिए, 2 दूना 4 यानी 40 प्लस 4 44% इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, इनका एचसीएफ 3 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ अगर रेशियो में एचसीएफ देखें तो 1 यूनिट का है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है, 3, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो इधर भी 3 गुना कर देंगे, 7 का 3 गुना 21, 5 का 3 गुना 15, यही दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर का आप एलसीएम निकाल लीजिए, 105 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, दो सकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधियाँ क्रमशः यहाँ दे रखा है, मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से एक वृत्त है और इसके बाहर एक वृत्त है इस तरह से, तो ये दोनों वृत्त मिलकर ये जो मार्ग का निर्माण कर रहे हैं, इसके चौड़ाई के बारे में पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि ये चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई निकलेगा कैसे, ये अगर केंद्र है तो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या ये हो गया, छोटा वाला का ये हो गया। अगर हम लोग बड़ा वाला त्रिज्या यानी कैपिटल आर में ये छोटा वाला त्रिज्या स्मॉल आर माइनस कर देंगे तो हमें ये चौड़ाई मिल जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वही चौड़ाई यहाँ होगा, सभी का बराबर है, तो ये निकालना हमें। तो आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग कर लीजिए, सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखा है। तो बाहर वाला वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई, वैल्यू ले लीजिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर, बाय वृत्त का त्रिज्या बड़ी आर में माने हैं, बराबर इसका परिधि कितना दे रखा है, देखिए बाह्य परिधि बाद में ये वाला है, तो ये कितना है, 7 चौक 28 2 30 का 0 बचा 3, 7 नंबर 63 3 66 660 और नीचे 7, ये वैल्यू है। कटाएंगे 22 से 30 बार में और 7 7 कट जाएगा 2 से 15 बार में, यानी ये आर का वैल्यू आ गया 15 बाय त्रिज्या। इसी तरह अंतर त्रिज्या भी निकालेंगे, यानी 2 पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7 इंटू स्मॉल आर, और अंतःवृत्त का जो परिधि दे रखा वो दे रखा है 56 सही 4/7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 4 46, बचा कितना 4 7 5 35 4 39 396/7, तो इसको भी कटाएंगे, ये 22 1 22 बचा 17 22 8 176, नीचे 7 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी ये स्मॉल आर आ गया 9। अब हमें चाहिए क्या, दोनों का अंतर ही चाहिए, तो कितना आएगा, 15 में 9 घटाएंगे तो 6, तो 6 ही इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, यही इसका चौड़ाई है। आगे बढ़ते, यदि 1313 रुपया को इस अनुपात में जो है तीनों भागों में विभाजित किया जाता है समानुपात में, ठीक है, तो दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर होगा, तो निकाल लेंगे, फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा, फ्रैक्शन हटाने के लिए आप इन सब का एलसीएम से गुना कर दीजिए, तो 3 15 4 का एलसीएम होगा 60, तो 60 से हम लोग गुना कर देंगे, तो पहला वैल्यू कितना आएगा, 3 से 60 को डिवाइड करेंगे 20, 20 गुना 1 20। इसी तरह से दूसरा का भी 5 से 12 12 तिया 36 हो जाएगा, तीसरा 4 से 15 15 तिया 45 हो जाएगा, इस रेशियो में जो है इसको बांटा जाएगा।
तीनों का अगर जोड़े तो कितना होगा, 20, 30, 50, 40, 90, 11, यानी ये आ जाएगा 101। 101 यूनिट के वैल्यू 1313 रुपया के बराबर करेंगे, क्योंकि रेशियो में टोटल ये है और रुपया में टोटल ये है, तो ये 1313 के बराबर होगा। ये 13 गुना है, ठीक है। हमें निकालना है दूसरा भाग। दूसरा भाग कितना है, 36, तो 36 का वैल्यू को भी 13 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 36 गुना 13। 36 दिया 108, बचा 10, 36 से का 36, 10, 46, 108, यानी कि 8 आएगा लास्ट में, तो 468 जो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र C1 और त्रिज्या R1 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त को एक समकोण पर रखा गया है। एक अन्य छोटा वृत्त जिसका केंद्र C2 और त्रिज्या R2 है को इस प्रकार रखा जाता है कि यह चित्र के अनुसार कोण की भुजाओं और बड़े वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, आप इन दोनों में छोटा वाला वृत्त बड़ा वाला वृत्त में डायरेक्ट रिलेशन याद रखिए। मान लीजिए कि बड़ा वाला वृत्त जो है इसका त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटा वाला का स्मॉल आर है। अगर आपसे छोटा वाला का त्रिज्या पूछे और बड़ा वाला का दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, आर इंटू यानी कैपिटल आर इंटू 3 माइनस 2√2, और बड़ा वाला का निकालना रहे, छोटा वाला का दे रखे, तो वो क्या करना है, 3 प्लस 2√2 से गुना करना है छोटा वाला में, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखिए डायरेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि छोटा वाला का वैल्यू निकालना तो बड़ा वाला त्रिज्या में 3 माइनस 2√2 से गुना कर देंगे, ठीक है। और छोटा वाला बड़ा वाला त्रिज्या कितना दे रखा है, 5 है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 3 माइनस 2√2, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे हुआ तो आप कमेंट में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते। 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको निकालने का तो फॉर्मूला है नहीं। तो 8 से बड़ी अभाज्य संख्या 11 है, उसके बाद 13 है, फिर आपको 17, 19 आएगा, 23 आएगा, ठीक है, 29 आएगा, 31 आएगा। सबको लिख के जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 31 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर 43 आएगा, इसी तरह से लिखते जाएंगे, फिर 47 आएगा, 53, उसके बाद आपको आ जाएगा क्या, 59। 59 से छोटा ही लेना है, तो 59 को हम लोग इग्नोर करेंगे, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इन सब का योगफल 364 होगा, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते। m का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये है और इसके मूलों का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो ये दोनों मूल है, तो मान लेते हैं पहला मूल अल्फा है, दूसरा बीटा है, और इसको x के टर्म में मानेंगे, तो पहला हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 3x। और हम लोग जानते हैं कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यही दोनों यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे, तो दोनों का गुणनफल दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 2x गुना 3x बराबर कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c का वैल्यू है 6 और a का वैल्यू है 12, तो 6/12। तो यहाँ से 2 या 6 हो रहा है, 6 से 6 को काट देंगे तो x² का वैल्यू आया 1/12। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1/√12, यानी कि इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट पड़ा। और ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों लेंगे क्योंकि यहाँ पर m का धनात्मक मान पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आगे लगाएंगे हम लोग क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, दोनों को जोड़िए, यानी 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5x, जो कि होता है हमारा माइनस b/a। तो b है हमारा m, तो माइनस में m आएगा, और a है 12, तो a आ जाएगा 12। तो यहाँ से x का वैल्यू ऊपर से लेंगे। देखिए, m का पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर मांग रहा है, और मैं m में माइनस लगाया तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये माइनस हटना चाहिए, तो इस तरफ भी अगर माइनस रहेगा तो माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग माइनस वाला लेंगे और यहाँ रखेंगे। तो 5 गुना x का वैल्यू माइनस का 1/√12, ठीक है, ये माइनस में है, और ये 12 को इस तरफ लाएंगे तो गुना में 12 हो जाएगा बराबर माइनस का m। तो माइनस तो हटना ही है, √12 से 12 को कटा देंगे, √12 बार में ये कट जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12 में क्या है, 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, बचेगा रूट के अंदर 3। तो 2 पंचा 10 √3 जो है इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। एक कार का मूल्य इतना है, इसे इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया था। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि के 90% का भुगतान करती है। कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि कार का मूल्य जो है वो कितना है, 100 यूनिट है, जिसमें 80% यानी 80 यूनिट पर जो है इसको क्या किया गया है, बीमा किया गया है इसको।
अब जब कार क्षतिग्रस्त हो गया तो बीमा कंपनी जो है बीमाकृत राशि का 90% ही भुगतान किया। तो बीमाकृत राशि तो 80 यूनिट है, तो इसका 90% ही इसको मिला है। तो 80 का 90% कितना होगा? 8×9 = 72, यानी कि 72 यूनिट होगा। यानी कार का मूल्य अगर 100 है तो उसे बीमा कंपनी से 72 रुपया ही मिला है। सीधा सीधा बात यह है। तो देखिए यहाँ पर कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए अंतर कितना का है? 72 और 100 में अंतर है 28 का। और ओरिजिनल कार का जो यहाँ पर वैल्यू है 6,25,000 है। तो ये 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6,25,000। सीधा सीधा देख रहे हैं आप, डबल जीरो यहाँ से हट जाएगा, 6250 बचेगा। इतना का ही निकालना है तो आप इसमें डायरेक्ट 6250 से गुना कर दीजिए। तो लास्ट में तो ये देखिए इतना छोटा तो आंसर होगा नहीं 18,000। 28 में क्या है? 7 है, तो 7 का मल्टीपल ये नहीं था, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 7 का मल्टीपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 का सामान वो 6 में बिक रहा है, बेच रहा है। ठीक है, इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर का पानी मिलाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाएगा तो मिश्रण बन जाएगा 8 लीटर और दूध रहेगा 5 लीटर ही। यानी 5 लीटर दूध का जो है पैसा उसका लगेगा, लेकिन वो 8 लीटर दूध का पैसा उठाएगा क्योंकि उसमें 3 लीटर पानी मिला है। यानी यहाँ भी प्रॉफिट है, 5 का सामान 8 में बेच रहा है, तो यहाँ भी प्रॉफिट है और ये सक्सेसिव होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए 25, 6 48, कुल मिला के कहने का मतलब है कि 25 का सामान 48 में बिक रहा है। तो 23 यूनिट का प्रॉफिट है 25 के ऊपर। 23/25 कितना? 1/25 4%, तो 23/25 हो जाएगा 23×92%। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते। एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 630 रुपया है। समान धनराशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 10% का 2 वर्ष का सक्सेसिव कितना होता है? 21%। इसी का वैल्यू दे रखा है 630 रुपया। हमें चाहिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 10% की दर से 3 वर्ष में 30% का इसको ब्याज मिलेगा। तो देखिए 21 का कितना गुना है? 30 गुना, तो इसका भी हम लोग 30 गुना करेंगे तो 30 × 30 900 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते। यदि ये दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों जगह सेम ही चीज़ लिखा है, तो ये a गुना a यानी a स्क्वायर हो गया। अगर इसको b माने तो b गुना b यानी b स्क्वायर हो गया। ऊपर बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? a + b × a-b। और नीचे देखिए क्या है? नीचे 200.99, ये इन दोनों का डिफरेंस ही है, यानी a - b है, तो a - b हो गया। ये दोनों कट जाएगा, a + b का वैल्यू देना है, यानी कि दोनों को जोड़ के वैल्यू देना है। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 830.73, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। एक टैंक में 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। ए भरने के लिए लगाया गया पाइप है और बी का प्रयोग समान दर से भरने या खाली करने के लिए किया जाता है, दोनों चीज़ के लिए। जब बी को भरने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे ए के साथ मिलकर टैंक को भरने में टी समय लगता है। यदि इसका उपयोग ए द्वारा टैंक को भरे जाने के दौरान टैंक को खाली करने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में 5 टी का समय लगता है। तो ए और बी के दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, देखिए ए को मान लेते हैं एक एफिशिएंसी ए है और बी का बी है, तो ए + बी जब बी भरेगा समान दर से भरने या खाली करने का काम करता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बी को भरने के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो इसको टी समय लगता है। तो ए + बी जब दोनों साथ में काम करेगा भरने का तो टी समय लगेगा, तो टी से गुना कर देंगे, ये टोटल वर्क हो गया, यानी टंकी का कैपेसिटी हो गया। उसी तरह से इसी इधर भी ए के साथ बी जा रहा। अब यहाँ पर जो है बी क्या कह रहा है? टैंक को खाली करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है बी टैंक को खाली करेगा तो बी को माइनस में लिखेंगे। तो जब ये दोनों साथ में काम करता है तो इसको 5 टी का टाइम लगता है, तो 5 टी से इधर गुना करेंगे, दोनों बराबर हो गया। तो टी तो कट ही जाएगा, बचा क्या हमारे पास? ए बी, इधर a - b गुना 5। तो a को a से गुना करें, 5 को a से गुना करें, 5 है, a को इस तरफ ले जाएंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा, यानी कि 4a बचेगा। इधर 5 भी माइनस में इस तरफ लाएंगे, 1 भी पहले से, तो 5 1 6 भी हो जाएगा। तो 2 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो a का और b का रेशियो क्या आया? a का 3 हो जाएगा, b का 2 हो जाएगा। 3/2 जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 में आंसर है। आगे बढ़ते। एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गायें, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं।
यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये भैंसों की संख्या x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन संख्या में यहाँ दे रखा है, तो पहले हम लोग देखेंगे इनमें कितने पैर हो रहे हैं। 20 कबूतर हैं तो एक कबूतर को 2 पैर, तो 20 कबूतर को 40 पैर। एक गाय को 4 पैर तो 10 गाय को 40 पैर। एक कुत्ता को 4 पैर तो 15 कुत्ते को 60 पैर। और एक भैंस को 4 पैर तो x भैंस को कितना 4x पैर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ये तो पैरों की संख्या है, अब इनके सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या कितना हो जाएगा 20 कबूतर 20 सिर और 10 इधर, तो 30 और 15 45, और भैंस का संख्या x मान है तो 45 प्लस x हो जाएगा, 45 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, सिरों की संख्या। और ये है पैरों की संख्या। इन्हीं दोनों का अंतर दे रखा है हमारे पास कितना 125 बराबर 125 कर देंगे। कैलकुलेट करिए, आंसर आएगा 40 40 60, तीनों मिला के 140 हुआ, उसमें 45 माइनस करेंगे तो 95 आएगा, ठीक है। 4x में x माइनस करेंगे तो बचेगा आपको कितना प्लस का 3x बराबर 125। 95 को इस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 95 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 30, और 3 इधर भाग में हो जाएगा, 3 से 30 को कटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी x बराबर 10 आया। भैंसों की संख्या पूछ रहा था, x माने थे, x ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कर्मचारियों की किस श्रेणी में वर्ष 2000 से 2002 के बीच सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। यहाँ पर 4 तरह का दिया हुआ है, तो देखेंगे पहला क्या है मैनेजर। मैनेजर यहाँ देखिए 19 से 19 हुआ, यहाँ पर वृद्धि नहीं है, 0 है, छोड़िए इसको। अकाउंट्स में देखें, अकाउंटेंट्स में तो 115 से 154 हुआ, तो कितना का वृद्धि है 30 9 39 का वृद्धि है। किसके ऊपर होगा वृद्धि, है 115 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंट्स का हो गया। प्रोग्रामर का देखेंगे, प्रोग्रामर यहाँ है 134 से 173 हुआ, तो कितना हुआ 34 और यहाँ 5, यानी कि 39 का यहाँ भी वृद्धि है। किसके ऊपर, यहाँ 134 के ऊपर, ठीक है। ये हो गया किसका, ये जो निकाले हम लोग, ये है प्रोग्रामर का इसका, और ये था अकाउंटेंट्स का, और ये है इसका। उसके बाद बच गया टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का यहाँ 116 से 120 हुआ है, तो यहाँ पर 4 का वृद्धि है, इसके ऊपर 116 के ऊपर। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पर कौन सा है, यानी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। इन दोनों में देखिए ऊपर का वैल्यू 39 39 बराबर है, नीचे जिसका कम होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर 115 134 से कम है, तो ये बड़ा है, तो यही इसका आंसर होगा। ये किसका था, अकाउंटेंट्स का, यानी लेखाकार जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, प्रोग्रामरों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि चपरासियों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। प्रोग्रामर का देखें तो 134 से 173, यानी कि यहाँ पर 34 5 39 का वृद्धि है 134 के ऊपर, ठीक है। और चपरासी का देखें यहाँ पियून का 96 से 149 हुआ, तो कितना का वृद्धि है 4 49, 53 का वृद्धि है 96 के ऊपर। तो यहाँ पर चपरासियों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि से अधिक है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चपरासी का वृद्धि ही अधिक है। देखिए ये अधिक होगा, आपको ये कम होगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा, वर्ष 2000 में प्रोग्रामरों और टेक्नीशियनों की कुल संख्या 2002 में इन दो श्रेणियों की मौजूद कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% से कम थी। देखेंगे 2002 में प्रोग्रामर और टेक्नीशियन, तो 2000 में प्रोग्रामर यहाँ पर है, टेक्नीशियन, यानी कि ये दोनों को देखना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा 200 और ये 50, ठीक है, 250 हो जाएगा। 2002 में इन्हीं दोनों को देखना है, तो ये हो जाएगा आपको 200 इधर 93, तो 293। क्या कह रहा है, इन दो श्रेणियों में मौजूद कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% से कम थी, नहीं, इससे 50% से बहुत ज़्यादा आई है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2000 में प्रोग्रामरों, टेक्नीशियनों और एनालिस्टों की कुल संख्या कुल कर्मचारियों की कुल संख्या से 50% से अधिक है। तो 2000 का बात चल रहा, प्रोग्रामर, टेक्नीशियन और एनालिस्ट। तो देखिए 2000 में प्रोग्रामर कितना है 134, यहाँ लिख लेते हैं 134, टेक्नीशियन है 116, और एनालिस्ट कितना है 32 है, ठीक है। ये सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपको 250 32 282, यानी 284 आ गया। और ये जो कुल संख्या है कुल कर्मचारियों की संख्या से 50% से अधिक है। अब सबको जोड़ना है, जिनमें कि हम लोग 3 ठो जोड़ चुके हैं,
और बाकी जोड़िए, प्यून है 96 और ये है 115 और ये 19। तो 15 9 24 10 34, 134 6 140 और 90 करना, तो 230 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका निकालना है और टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है कितना आपको 512। तो 512 से इसका कंपैरिजन देखना है, इसके अनुसार ये 50% से अधिक है, ये 50% से अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। आप इसका आधा निकालेंगे तो कितना आएगा, 256। देखिए 256 से अधिक है ना 282, तो इस तरह से ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ष 2000 से 2002 तक सभी कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो जोड़ना पड़ेगा 2000 से 2002 में टोटल। तो 2000 का है टोटल, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 512 अभी जोड़े थे, और इसका हो जाएगा 748 हम जोड़ के रखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस देखना है। तो कितना वृद्धि हुआ है, 236 का। 236 का वृद्धि है किसके ऊपर, ये बेस वैल्यू 512 रहेगा गुना 100%। और आंसर देखें तो काफ़ी दूर दूर है, तो आप सीधा सीधा इसको कटा देंगे। ये 16 से काटिए, 16 से 32 बार में ये कट जाएगा। 16 से ये 6.25 होता है। 32 से इसको कटाएंगे 3 7 यानी कि 7 बार में ये कट रहा है। 6 7 42 से ज़्यादा थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर 2 में 46, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्ष 2000 से 2002 के बीच लेखाकारों और टेक्नीशियनों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि का लगभग अंतर याद कीजिए। तो 2000 से 2002 में लेखाकार और टेक्नीशियन का देखना है। तो लेखाकार देखिए 15 से 154 हुआ, यानी 115 से 154, तो यहाँ पर 39 का वृद्धि है 115 के ऊपर, गुना 100% करेंगे। और टेक्नीशियन का देखिए 116 से 120 हुआ, तो यहाँ पर 4 का वृद्धि है 116 के ऊपर, गुना 100% करेंगे। ये कितना आएगा, ये 5 से 20 बार में, 5 से 23 बार में, 23 से कटाएंगे, 23 का 23 जाएगा, उसके बाद 16 बचेगा, 23 7 161, यानी कि 17 अप्रॉक्स यहाँ आ रहा है, 17 दूना 34, ये 1.7 आ रहा है। तो ये आ गया 34% के करीब। और नीचे वाला 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 नंबर 36, 29 से इसको कटाएंगे तो 29 या 87, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए 30% के करीब है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।